हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। 6 की साइंस की क्लास में हम कर रहे थे चैप्टर 2 भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही कर चुके हैं और जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है पहले वो पार्ट फर्स्ट देखें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी और क्लियरली आप समझ पाओगे। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। भोजन के सरल घटक जो शरीर की वृद्धि, विकास, रोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर चुकी थी। भोजन के पोषक तत्व भी हमने जानने थे। कौन कौन से पोषक तत्व हमने पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वृक्षांश यानी रेशे और जल। ये पोषक तत्वों के नाम मैं आपको बता चुकी थी। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट क्या था? एक पोषक तत्व जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है। ऊर्जा देने वाला भोजन इसे कहा जाता है, ये भी हमने जाना था। और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमें शर्करा और स्टार्च के रूप में हम ग्रहण करते हैं। शर्करा या मैं बता चुकी थी आपको कि मीठे फल, गुड़, गन्ना, चीनी, ये जो होता है ये सिंपल सब्सटेंस के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं। और जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो शर्करा से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ स्टार्च। और सभी प्रकार के अनाज, रोटी, आलू, है ना, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है और हम स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं। ये सब हमने जान लिया था। और हमने ये भी जाना था कि किसी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच करने के लिए उसका स्टार्च टेस्ट करना पड़ता है। अगर किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है यानी कि स्टार्च उपस्थित है, तो उसके लिए हमें आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा। और उस आयोडीन टेस्ट का हमने ये पूरा रिज़ल्ट देखा था कि अगर कोई पदार्थ आयोडीन के साथ क्रिया करके ब्लू या ब्लैक कलर देता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी हमारी पिछली वीडियो में। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिए। पार्ट फर्स्ट देखकर आएंगे तभी आपको पार्ट 2 क्लियरली समझ में आएगा। तो लेट्स बिगिन टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों में वसा यानी फैट। क्या होता है? फैट क्या होता है आप जानते हैं? जितने भी प्रकार के चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ आप खाते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है? वसा पाई जाती है, फैट पाया जाता है। ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना है कि आपकी बॉडी में फ़ैट हो गया है या किसी की बॉडी में फ़ैट नहीं है, तो ये वर्ड तो आपने बहुत ज़्यादा सुना है। होता क्या है फैट या वसा? चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला पोषक तत्व। ठीक है, अब ये पोषक तत्व बनता किससे है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कार्बोहाइड्रेट में? कि कार्बोहाइड्रेट भी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है। तो सेम टू सेम वसा भी सेम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना हुआ ये एक यौगिक है, परंतु इसकी संरचना कार्बोहाइड्रेट से जटिल होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा सिंपल सब्सटेंस है एज़ कंपेयर टू फैट। ओके, तो फैट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और वो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जाकर जम जाता है। ये जल्दी से जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, इसका विघटन जल्दी से नहीं होता है। तो ये क्या करता है, अगर विघटन जल्दी से नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसको विघटन होने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ये हमको जो पोषक तत्व चाहिए वो भी धीरे धीरे देगा। एक्चुअली वसा जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये हमने जान लिया था। तो दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो दोनों में ये डिफरेंस है कि कार्बोहाइड्रेट हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। यदि आपको बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप खेल कूद दौड़ कर आते हैं तो आप थक जाते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहते हैं? ग्लूकोज वाटर पीते हो। तो ग्लूकोज वाटर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और उससे आपको क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाकर बहुत जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है, बहुत जल्दी विघटित हो जाता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है।
वसा भी आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है, लेकिन धीरे धीरे। इसका काम क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वसा। तो आपकी बॉडी में जाएगा, पहले जाकर जम जाएगा और धीरे 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 विघटित होगा और धीरे धीरे ऊर्जा देगा, और परंतु ये देगा लंबे समय तक, ठीक है। और एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट ये बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देगा, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, आप इसको ऐसे समझिए कि एक रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और घी वसा का सोर्स है। एक रोटी और एक घी, जितनी आटा आप लेकर रोटी बनाते हैं, एक रोटी बनाने के लिए जितना आटा आप लेते हैं उतना आप अगर घी ले तो क्या आप खा सकते हैं? आप खा ही नहीं सकते। घी का तो एक ड्रॉप या एक चम्मच घी जो होती है वही एक रोटी के साथ आपके लिए सफिशिएंट हो जाती है, आपको ज़्यादा लगने लगती है, होता है या नहीं, ठीक है। तो वो जो घी, एक चम्मच घी है, उसने आपको इतनी एनर्जी दी जितनी कि आप 2 रोटी 3 रोटी खाओगे तब आपको मिलेगी। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देता है, बहुत जल्दी एनर्जी देता है, लेकिन कम मात्रा में देता है। वसा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, इसीलिए केवल 1 चम्मच घी से ही आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी? जब वो आपके शरीर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी टाइम लगेगा। क्लियरली आपको क्लियर हो गया है? कार्बोहाइड्रेट और वसा में डिफरेंस समझ में आ गया। दोनों ही एनर्जी प्रोवाइडर है, दोनों ही आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यदि आपको पूछा जाए कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व या भोजन कौन से हैं, तो क्लियर आपका आंसर आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वसा के स्रोत। अब वसा आपको प्राप्त कहाँ से होगी? क्या खाओगे जिससे आपको वसा मिलेगी? तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि चिकनाई युक्त जितने भी पदार्थ हैं उन सब में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। परंतु वसा के भी 2 प्रकार के स्रोत हैं। कौन से 2 प्रकार के स्रोत हैं? देखिए, कुछ पादपों से वसा हमें प्राप्त होती है, कुछ जंतु से वसा हमें प्राप्त होती है। तो पादपों से वसा प्राप्त होती है किस रूप में? वनस्पति तेलों के रूप में। जितने भी खाद्य सामग्री में तेल आप यूज़ करते हो, ऑयल यूज़ करते हो, सूरजमुखी का ऑयल ले लो, अरंडी का तेल ले लो, या सरसों का तेल ले लो, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, रिफाइंड ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो, नारियल का तेल, सब ये सभी प्रकार के ऑयल जो है वो वनस्पति तेल पादप से हमें प्राप्त होते हैं, पादप के बीजों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये पादप वसा है। ओके। जंतु वसा जो जंतुओं से प्राप्त होती है। अब जंतुओं से किस प्रकार की वसा प्राप्त होती है? देखना, दूध में वसा होता है ना, दूध में फैट होता है। आपने देखा कभी जो अमूल दूध आता है या सरस दूध आता है, उनका जो प्लास्टिक रैप होता है उसके पीछे आप देखिए, वहाँ आपको वसा का कंटेंट लिखा होता है, फैट का कंटेंट लिखा होता है, और वहाँ पे लिखा भी होता है कभी कभी लो फैट हाई फैट मिल्क, है ना। तो इस प्रकार से आप देखना दूध के अंदर वसा होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ पनीर में वसा होता है, मांस, मछली, अंडा, इन सभी में वसा होता है। ये सभी क्या है? जंतु वसा के स्रोत हैं। क्लियर? तो वसा के स्रोत आपको क्लियर हो गए। वसा हमें किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है ये भी आपको क्लियर हो गए। चलिए अब देखिए खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति की जांच आप किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको कहा कि चैप्टर के अंदर आपको 3 प्रकार के जांच पढ़ने हैं, 3 प्रकार की खाद्य सामग्रियों के जांच आपको क्लियर करने हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का टेस्ट आप करेंगे, सेकंड आप करेंगे फैट का टेस्ट, और लास्ट आप करेंगे प्रोटीन का टेस्ट। क्लियर? तो आपको तीनों टेस्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। किस टेस्ट में आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, किस प्रकार से वो टेस्ट किया जाएगा, ये सब आपको लर्न रखने हैं। और खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति की जांच को आप इस वीडियो के थ्रू समझिए कि ये प्रक्रिया कैसे आप करेंगे। किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा का परीक्षण करने के लिए चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम ले रहे हैं तेल। सबसे पहले हम तेल लेंगे और इस बर्ड की सहायता से तेल के कुछ ड्रॉप्स इस ब्लॉटिंग पेपर पर डालेंगे। अब इस ब्लॉटिंग पेपर पर तेल का दाग जो है वो धब्बा बन जाएगा, और इस धब्बे को सूर्य के प्रकाश में देखने पर यह धब्बा पारदर्शी हो जाता है।
इसी प्रकार से अनेक प्रकार की जितने भी चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, उन सभी चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों में जब आप ये प्रक्रिया दोहराओगे तो तेल का एक धब्बा बन जाता है कागज पर, और वही धब्बा जो है सूर्य के प्रकाश में देखने पर पारदर्शी या पारभासी हो जाता है या ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाता है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। यदि आप किसी ऐसे पदार्थ के साथ ये प्रक्रिया करते हैं जिसमें वसा उपस्थित नहीं है, तब यह धब्बा वापस सूख जाता है, या हम कह सकते हैं कि कागज जो है वो पारदर्शी नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए, आपको पता चल गया कि वसा की उपस्थिति खाद्य पदार्थों में आप किस प्रकार से जान सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको टेस्ट करने को बोला जाए तो आप ये प्रकार का टेस्ट आप घर पे भी करके देख सकते हैं और लिखने के लिए भी आ सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब आपको मैंने बताया कि वसा जो है वो आपके शरीर में जाकर जम जाती है, धीरे धीरे विघटित होती है। तो अत्यधिक वसा लेने से आपको क्या नुकसान हो सकता है? ऑब्वियसली ये आपकी बॉडी में जाकर जम रहा है तो आपको तो नुकसान करेगा ही। तो वसा जो है उसका जो है एक निश्चित मात्रा या एक उचित मात्रा का ही सेवन हमें करना चाहिए। अत्यधिक वसा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अत्यधिक वसा का सेवन करने से क्या होगा? सबसे पहले, अगर आप जंक फूड खाते हैं तो जंक फूड के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, और वो इतना अनसैचुरेटेड फैट होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर बिल्कुल जमता रहता है। ये आपकी स्किन की लेयर मैंने बताई है कि इस स्किन की लेयर के नीचे जाकर वसा इस तरह से त्वचा के नीचे जाकर जमने लग जाता है। देखिए कितना थिक ये डिपोजिशन है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा को जो है वो मोटापे का शिकार बन जाती है या ओबेसिटी हो जाती है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां आपको घेर सकती है। मोटापे के कारण आपकी एनर्जी लॉस हो सकती है। एनर्जी प्रोवाइडर है वसा, लेकिन जब आप ज़्यादा वसा लेते हैं तो और वो आपकी बॉडी के नीचे जमता रहता है, तब क्या होता है? आपकी स्किन के नीचे जमता रहता है, तब क्या होता है? आपके शरीर में सुस्ती आ जाती है, आपको कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, मोटापा बढ़ने लगता है। और इसी के साथ साथ रक्त की धमनियों के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर जब ये कोलेस्ट्रॉल, इसको हम कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है। वसा का एक ही रूप है कोलेस्ट्रॉल। वो धीरे धीरे जब रक्त धमनियों में जमता रहता है तब क्या होता है? रक्त का प्रवाह रुक जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा रुकने लग जाता है। हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्या होती है। हाई बीपी, जो ब्लड प्रेशर वाली जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं होती है। तो ये जो जंक फूड या अत्यधिक वसा युक्त जो भोजन है उससे हमें बचना चाहिए, हमें वो भोजन नहीं करना चाहिए। क्लियर? और इसके बारे में हम आगे भी और डिस्कस करेंगे कि वसा के अत्यधिक सेवन से हम और बीमार हो सकते हैं। तो वो वाला जो पार्ट है वो हम आगे जब डिजीज़ वाला पार्ट करेंगे तब उसमें क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, पोषक तत्व प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको चाहिए, क्योंकि आपकी जो अभी की एज है, जब 6th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो एज है वो ग्रोइंग एज है। ग्रोइंग एज यानी कि आपके शरीर की वृद्धि अब सर्वाधिक होगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अपने आहार में प्रोटीन सम्मिलित करना पड़ेगा। प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। नाइट्रोजनी पदार्थ का अर्थ हो गया इसके संगठन के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, शरीर को डेवलप करने का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, तो प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है और इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो अमीनो अम्ल कहलाती है। यानी कि प्रोटीन एक बहुत बड़ी इकाई है जो अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती है। जैसे एक मोती की माला होती है, माला के अंदर छोटे छोटे मणियाँ होती है, तो मणि जो है वो इस तरह से ये सारी मणियाँ आपस में जुड़कर एक माला बनाती है। तो ये जो माला की एक मणि है वो प्रोटीन की जो माला की एक मणि है वो अमीनो अम्ल है। क्लियर? तो अमीनो अम्ल इस तरह से अनेक जुड़ते हैं और एक लंबी श्रृंखला के रूप में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब अमीनो अम्ल जो है वो भी सिंगल नहीं है। अमीनो अम्ल भी क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ एक यौगिक है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अमीनो अम्ल
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना एक यौगिक है। देखिए आपने कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ा, वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ा। यहाँ एक्स्ट्रा ऐड क्या हो गया, प्रोटीन के साथ नाइट्रोजन। क्लियर? तो याद रखिएगा, प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन के अणु होते हैं जो हमारी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए हम प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए शरीर वर्धक यानी शरीर को ग्रो कराने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो वो क्या है, प्रोटीन है। क्लियर? प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन से सोर्स से हम प्रोटीन ले सकते हैं? तो देखिए पादप प्रोटीन सबसे ज़्यादा, अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो वो प्रोटीन कैसे लेगा, तो शाकाहारी प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, पादपों से। और वो देखिए किस किस में होता है, सभी प्रकार की जो दालें हैं, सभी प्रकार की दालें, कोई भी दाल आप ले लिए, मूंग, मसूर, अरहर, तो सभी प्रकार की जो दालें हैं वो सभी दालें जो है प्रोटीन का भरपूर स्रोत होती है। उसके अलावा ब्रोकली, चना जो छोला, आप छोला कहते हैं ना, छोले की सब्ज़ी आप खाते हैं, तो उसके अंदर, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर, ठीक है, चना जो भिगो कर खाया जाता है, अंकुरित करके खाया जाता है, उनमें प्रोटीन पाया जाता है। ये तो लास्ट चैप्टर में आप क्लियर करके ही आए हैं। बटर जो होता है, जो पीनट बटर हम कहते हैं, मूंगफली से जो बटर निकाला जाता है, वो बटर जो है वो पादपों से प्राप्त होता है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी प्रकार के नट सीड्स आप खाते हैं, मूंगफली, काजू, अखरोट, बादाम, इन सब में प्रोटीन होता है, और इसी के साथ साथ मटर में भी प्रोटीन होता है। तो आज से आप ये सोचिए कि आपको क्या क्या खाना है, आपको ये सारी चीज़ें खानी है जिससे कि आपको प्रोटीन प्रोवाइड हो सके। क्लियर? ये चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर को आपको अपनी लाइफ में लेना भी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? तो आज से मम्मी अगर कहती है कि बेटा दाल खा लो या मटर खा लो, तो आपको नाक सिकोड़ने नहीं है, या फिर आपको हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक हमको नहीं भाता, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सारी चीज़ें आप खाएंगे क्योंकि आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपको ग्रो करना है, आपको बढ़ना है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें खानी है। ठीक है? इसी के साथ साथ जो नॉनवेज खा सकते हैं, यानी जो जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या है प्रोटीन के सोर्स, अंडा है, चिकन है, लो फैट दूध जिसके अंदर वसा कम होती है, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, स्कीम्ड दूध जिसकी मलाई निकाल ली जाती है, इस तरह का दूध जो है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। पनीर जो है उसमें भी प्रोटीन होता है, मछली और दही में भी प्रोटीन होता है। तो ये सारे जो है प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनको हमें अपने भोजन में, आहार में सम्मिलित करना चाहिए। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच आप किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच करने के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया गया है, इस वीडियो को देखिए। किसी भी खाद्य सामग्री में प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सामग्री के रूप में सबसे पहले चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH विलयन, जिसे हम कहते हैं क्या, कास्टिक सोडा का विलयन भी कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा का पहले विलयन बनाना पड़ेगा। इसी तरह से हमें चाहिए कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट भी हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, इसका भी हमें विलयन बनाना पड़ेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है? ड्रॉपर चाहिए, एक स्ट्रॉ चाहिए, रूलर चाहिए और मार्कर चाहिए। सबसे पहले हम कास्टिक सोडा की कुछ मात्रा लेकर जल में मिलाएंगे और उसका जलीय विलयन बना लेंगे। ड्रॉपर की सहायता से मिलाएंगे जिससे कि आपके हाथ में कोई बर्निंग निशान ना हो। तो ड्रॉपर की सहायता से जल मिलाकर कास्टिक सोडा का पहले विलयन तैयार कर लेंगे। तनु विलयन प्राप्त होगा कास्टिक सोडा का। इसी प्रकार से हम कॉपर सल्फेट का भी तनु विलयन प्राप्त करेंगे। उसमें 10 ml वाटर जो है ड्रॉपर की सहायता से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में डालेंगे और अच्छे से उसके ढक्कन को बंद करके उसे हिलाएंगे। इस प्रकार से आपको कॉपर सल्फेट का एक तनु विलयन प्राप्त होगा। अब आप क्या करेंगे, इस प्रकार से उपकरण व्यवस्थित करके सबसे पहले दूध लेंगे। दूध के अंदर हम क्या कर रहे हैं,
प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं तो 2 ml ड्रॉपर की सहायता से दूध लेंगे और इसमें 10 ड्रॉप डालेंगे कास्टिक सोडा विलयन की। मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है। 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा विलयन और 4 से 5 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन की डालकर परख नली को अच्छे से हिलाएंगे और रंग परिवर्तन का अवलोकन करेंगे। आपको दूध जो है वो हल्का बैंगनी रंग यानी कि पर्पल कलर में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यानी प्रोटीन अगर किसी खाद्य पदार्थ में उपस्थित है तो वह कास्टिक सोडा विलयन तथा कॉपर सल्फेट विलयन के साथ क्रिया करके बैंगनी रंग प्रदान करता है। इससे किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच हम कर सकते हैं। यदि किसी पदार्थ में खाद्य पदार्थ में यह कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन निश्चित मात्रा में मिलाने पर भी कलर चेंज नहीं होता है, इसका अर्थ यह है कि उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दूध में प्रोटीन उपस्थित है क्योंकि दूध का कलर बैंगनी रंग में चेंज हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना? आज की वीडियो में हमने जाना है कि वसा क्या होती है, वसा का संगठन क्या है, वसा किस प्रकार से हमारे शरीर के नीचे जमती है। इसके अलावा हमने वसा के स्रोत पढ़े और वसा का टेस्ट पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोटीन, प्रोटीन के टेस्ट पढ़ लिए, प्रोटीन के सोर्स पढ़ लिए और प्रोटीन किस तरह से आपके शरीर के लिए लाभदायक है ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में जानेंगे। जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, संतुलित आहार किसे कहते हैं और इन पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग और उनके निवारण के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।